चलिए, केमिस्ट्री विद रवि सर में फिर से एक बार आपका स्वागत है। हमारी जो सीरीज चल रही थी बिल्कुल जीरो से सुपर हीरो 12th केमिस्ट्री सॉल्यूशन। जी हाँ, आज मैं लेकर आया हूँ पराशरण दाब, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑस्मोसिस प्रेशर। क्या बोलते हैं? पराशरण दाब, ऑस्मोसिस प्रेशर। जी हाँ, आज हम बात करेंगे। आपको यहाँ पे पहले आपको डायग्राम दिखाते हैं, उसके बाद फिर पूरा डिटेल बताएंगे। अच्छा, इसके पहले मैंने आपको क्या बताया था? पराशरण बताया था। पराशरण की घटना में हमने देखा कि जो विलायक था जिसका सांद्रता क्या थी? कम थी, वो अर्धपारगम्य झिल्ली को पार करके, और अर्धपारगम्य झिल्ली का गुण क्या था कि अपने में से केवल क्या करता है? वो विलायक के अणुओं को जाने देता है। तो अर्धपारगम्य झिल्ली को पार करके जो शक्कर का जो घोल था, जो गोल पेंदे के फ्लास्क में जो अर्धपारगम्य झिल्ली से कनेक्टेड था, है ना, पृथक था, उसमें वो झिल्ली को पार करके जा रहा था। ठीक है, अब जाने के बाद क्या हो रहा था कि जल के जब अणु शक्कर के जब घोल में गया, शक्कर के विलयन में प्रवेश करने लगे, तो ऐसा लगा एक पल के लिए कि शक्कर के विलयन में एक अतिरिक्त है ना, शक्कर के विलयन में एक अतिरिक्त जो प्रेशर है वो अप्लाइड होने लगा, जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? तरल स्थैतिक दाब बोल सकते हैं, है ना। क्या बोल सकते हैं? तरल, है ना, तरल स्थैतिक दाब बोल सकते हैं। वो कहीं ना कहीं अप्लाइड करने लगा, और कहीं ना कहीं अप्लाइड करने के बाद जो है वो शक्कर के जो कण थे, शक्कर के जो मॉलिक्यूल थे, वो वहाँ पर दाब का अनुभव करने के साथ साथ ये थोड़ा सा वो हुआ कि उनके अणुओं में थोड़ा हलचल हो गई। अगर बोला अगर जाए तो क्या हो गया? उसके अणुओं में एक प्रकार का हलचल हो गया, और हलचल होने के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे? वो जो प्रेशराइज हो रहा था उसको हम बाहर के क्षेत्र से एक अतिरिक्त दाब लगाकर जो है उस पराशरण की घटना को अपन लोग क्या कर सकते हैं? रोक सकते हैं। पराशरण की घटना को क्या कर सकते हैं? रोका जा सकता है। तो जैसे आप यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरे पास एक कंटेनर है ना। बिल्कुल डायग्राम को ध्यान से समझेंगे। मेरे पास एक कंटेनर है, एक वाले में विलयन भरा है और एक वाला में पानी भरा हुआ है। एक तरफ पिस्टन लगी हुई है और एक तरफ पिस्टन लगी हुई है। बीच में ये विलयन अधिक सांद्रता वाला और पानी कम सांद्रता वाला अर्धपारगम्य झिल्ली से क्या है? वो कनेक्टेड है। दो भागों में क्या है? ये पृथक रूप से जुड़ा हुआ है। हम देखेंगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है? पराशरण दाब की घटना होगी, पराशरण की क्रिया करवा रहे हैं, तो क्या होगी? ये विलायक के जो अणु रहेंगे, क्या रहेंगे? ये जो विलायक मतलब क्या होगा? वाटर के जो मॉलिक्यूल रहेंगे, ये वाटर के मॉलिक्यूल जो रहेंगे वो क्या करेगा कि कम सांद्रता वाले क्षेत्र से अर्धपारगम्य झिल्ली में से झिल्ली को पार करके ये क्या करेगा कि ये विलयन की ओर क्या करता है? ये विलयन की ओर क्या करता है? गति करता है, मोमेंट करता है। अब इधर जाने से फिर आपको पता चल गया होगा कि जाने से यहाँ का तल क्या करेगा? फिर बढ़ जाएगा। यहाँ का तल क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिकली कम। यहाँ का तल कम होगा और यहाँ का तल क्या करेगा? बढ़ जाएगा। तो ये जो तरल, ये यहाँ का मॉलिक्यूल जब यहाँ गया तो इसके ऊपर में जो तरल स्थैतिक दाब जो लग रहा है, उस दाब को रोकने के लिए अगर हम लोग इस पिस्टन को क्या करेंगे? प्रेशराइज करें, इस पिस्टन को दबाएं, इस पिस्टन को क्या करें? प्रेशराइज करें, दबाएं। तो दबाने के बाद फिर क्या होगा? जितना अंश यहाँ से यहाँ गया है, जब इसको प्रेशराइज करेंगे तो प्रेशराइज करने से पुनः वो क्या करेगा? वापस अपनी पहले माध्य स्थिति में क्या करेगा? वापस आ जाएगा। और यही घटना कहलाता है हमारा क्या? पराशरण दाब, ऑस्मोसिस प्रेशर, जिसको हम डेफिनेशन में इस प्रकार देखेंगे। वह कम से कम बाहरी दाब मतलब बाहर से लगाना है भैया, याद रखना। वह कम से कम बाहरी दाब जिसे किसी विलयन की सतह पर लगाने से, ये विलयन है, विलयन की सतह पर अप्लाइड करने से, लगाने से, ठीक है, क्या कर रहा है? लगाने से उसका पराशरण दाब, विलायक के पराशरण दाब, ये विलायक है, इस विलायक के पराशरण दाब के बराबर हो जाता है, तो वह उस विलयन का पराशरण दाब कहलाता है। ठीक है, तो क्या पढ़ेंगे कि, है ना, पराशरण दाब वह कम से कम बाहरी दाब होता है जिसे किसी विलयन की सतह पर लगा देने से उसका जो पराशरण दाब होता है ना, विलयन का जो पराशरण दाब जो होता है वो विलायक के पराशरण दाब के क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है। वही क्या करता है? पराशरण दाब कहलाता है। इस विधि में दाब बहुत कम लगाना पड़ता है, क्योंकि ज़्यादा दाब लगाओगे
तो जो है अर्ध पारगम झिल्ली फट सकता है। अब भैया यहाँ पर हाथ में से फुस 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 दबा रहे, वैसे हाथ में दे दे फुस फुस दबा रहे हो तो दब रहा है तो ठीक हो रहा है। अब उसी को पैर में मसक दोगे, चपक दोगे तो क्या ये अर्ध पारगम झिल्ली बचेगा भाई? वो तो पूरा टूट जाएगा भाई, पूरा सत्यानाश हो जाएगा दादा। तो ये क्या करेगा? पूरा टूट जाएगा। तो यहाँ पर दाब हमको क्या करना है? कम लगाना है। एक और परिभाषा लिख सकते हो यहाँ पर, किसी विलयन को विलायक से अर्ध पारगम झिल्ली द्वारा अलग रखने पर परासरण को रोकने के लिए विलयन की सतह पर कम से कम जो बाह्य दाब लगाया जाता है, वही जो होता है वो विलयन का क्या होता है? परासरण दाब होता है। क्योंकि वो विलयन का परासरण दाब इसलिए होगा क्योंकि विलयन की सतह पर क्या लगाया जा रहा है? दाब लगाया जा रहा है। और कितना दाब जो है वहाँ पर लगेगा, ये जो है दाब मापिक से नोट कर लिया जाएगा कि विलयन की सतह पर जो कम से कम बाहरी दाब लगा है, विलयन की सतह पर जो कम से कम जो बाहरी दाब लगा है ना, उसको दाब मापी के द्वारा जो है नोटिफाइड किया जा सकता है, बताया जा सकता है कि इसमें इतना दाब लगा हुआ है। ठीक है, तो ये परासरण दाब है। परासरण जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक को बोलते हैं बाह्य परासरण और एक को बोलते हैं अंतःपरासरण। बाह्य परासरण का मतलब होता है एक्सोऑस्मोसिस होता है और अंता का मतलब होता है एंडोऑस्मोसिस होता है। तो बाह्य परासरण का मतलब आप जो जान चुके होंगे कि जैसे क्या होगा? अंगूर है, क्या है? अंगूर है। अंगूर को नमक के विलयन में अगर डाल देंगे, अंगूर को नमक के विलयन में क्या करेंगे? डाल देंगे तो अंगूर क्या करता है? सिकुड़ जाता है। नमक का जो घोल होता है वो सांद्र होता है, गाढ़ा होता है, और गाढ़े में जब अंगूर को डालोगे जिसकी सांद्रता कम होती है तो अंगूर क्या करता है? सिकुड़ जाता है। ये अंगूर है, ये नमक का घोल है, जब इसमें का यहाँ जाएगा तो अंगूर सिकुड़ जाएगा और ये क्या करेगा? वो जाएगा। तो क्या कहलाएगा? अंगूर का सिकुड़ना क्या कहलाएगा? बाह्य परासरण है। बाह्य परासरण मतलब होता है अंगूर का अंदर का मटेरियल बाहर आ रहा है, इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे? इसको बाह्य परासरण कहेंगे। ठीक है, अंतःपरासरण किसको बोलेंगे? अंगूर का फूल जाना या किशमिश का फूल जाना। किसका फूल जाना? किशमिश का फूल जाना। अब क्या होगा? किशमिश को जो कि सिकुड़ा रहता है ना, उसको पानी में डाल देंगे तो पानी में डालने से किशमिश क्या करता है? फूल जाता है, क्योंकि वहाँ पर जो है अंतःपरासरण होता है ना। बाहर का जो पानी रहता है ना, पानी जो रहता है वो किशमिश में चला जाता है, इसलिए वो क्या करता है? फूल जाता है। तो इसलिए अंगूर या किशमिश का फूल जाना वो क्या कहलाएगा? आपका अंतःपरासरण कहलाता है। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन याद कर लेंगे, एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसी प्रकार परासरण का महत्व में 2-3 प्रश्न और याद कर लेना, आप लोग बता रहा हूँ मैं। समपराशरी विलयन है ना, एक समपराशरी विलयन है और एक है आपका है ना समपराशरी विलयन है, एक है आपका हाइपोटोनिक है और एक है आपका हाइपरटोनिक है। हाइपर मतलब होता है ज़्यादा और हाइपो मतलब होता है कम, और एक होता है समपराशरी विलयन। ठीक है, अब बताना चाहूँगा कि आपको पता होगा कि हमारा जो रक्त होता है, हमारा जो खून होता है, उस खून का परासरण दाब होता है 8 ATM होता है। 8 ATM होता है, इसे याद रख लो। जिस प्रकार खून का pH मान 7.4 होता है, ठीक उसी प्रकार हमारे खून का, हमारे रक्त का जो परासरण दाब होता है वो कितना होता है? 8 होता है। अब देखो समपराशरी विलयन क्या होता है? समपराशरी विलयन वह विलयन होता है ना, जिसके परासरण दाब क्या होते? समान होते हैं। क्या होते हैं? समान। एक ऐसा विलयन जिसका परासरण दाब क्या होता है? समान होता है। मैं बताता हूँ इसको, एकदम एग्जाम्पल से बताता हूँ। चलिए देखिए, जब हम छोटे बच्चे थे तो उस समय जो है हमें डॉक्टर घर ले जाया करते थे। तो आप लोग को पता होगा डॉक्टर घर इंजेक्शन लगाते हैं। इंजेक्शन लगाने पर क्या करते? केमिकल को खींचते हैं, ऐसे केमिकल को खींचते हैं सुई में और उसके बाद आपको लगाते हैं। आपने महसूस किया होगा दर्द। अगर मान लो कि बात, अगर आपके शरीर का परासरण दाब 8 होता है, लेकिन जो केमिकल जो डाल रहे हैं, जो इंजेक्शन लगा रहे हैं, उसका भी अगर परासरण दाब अगर 8 होगा तो आपको जब लगाएगा
तो आपको किसी प्रकार का कोई दर्द नहीं होगा, क्योंकि उसका प्रसरण दाब और आपके बॉडी का प्रसरण दाब दोनों आपस में क्या है, बराबर हैं, या इसलिए बोल सकते हैं समपराशरी विलयन है। अभी मैंने बताया ना कि समपराशरी विलयन वे विलयन होते हैं जिनके प्रसरण दाब क्या होते हैं, समान होते हैं। जब इंजेक्शन आपको पेला जाएगा तो आपको किसी प्रकार का कोई भी दर्द नहीं होगा। लेकिन दर्द होने की कंडीशन में अगर आपका प्रसरण दाब 8 है और इंजेक्शन जो पेला जा रहा है, लगाया जा रहा है, उसका प्रसरण दाब अगर 8 से ज़्यादा है तो आपको दर्द होगा और वो कहलाएगा हाइपरटोनिक विलयन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहलाएगा। अगर जो लगाया जा रहा है उसका प्रसरण दाब अगर मान लो आपके इससे 8 से कम है तो भी आपको दर्द होगा और उसको बोला जाएगा आपको हाइपोटोनिक क्या बोलेंगे, प्रसरण हाइपोटोनिक विलयन कहेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जो है ना समपराशरी, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक का एक छोटा छोटा परिभाषा जो है थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। एग्जाम की दृष्टिकोण में कई बार क्या होता है कि इस चैप्टर में है ना, इस चैप्टर में कई बार क्या करता है, 2 नंबर का एक क्वेश्चन देता है ना, उसमें 1 नंबर का क्वेश्चन फंसा सकता है। प्रसरण दाब सब क्या समझते हैं, तो बने रहिए है ना, और वीडियो को एकदम ध्यानपूर्वक, मैं जो बात बोलता हूँ उसको ध्यानपूर्वक सुना करें। मेरा आवाज़ भी स्पष्ट आता है, माइक की क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो आप इसको सुना करें और याद करने की पूरी कोशिश किया करें। आप बिल्कुल निश्चित रूप से, मुझे उम्मीद और विश्वास है, आप बेहतर नहीं बेहतर से बेहतरीन करके दिखाएंगे, बिल्कुल जीरो से सुपर हीरो बन के दिखाएंगे। मैं है ना, आप जीरो मैं हीरो, फिर एक बात बदल जाएगा, आप हीरो मैं जीरो। ठीक है, तब तक के लिए बने रहिए। अगले वीडियो के लिए थैंक यू सो मच।